हजारों साल पहले इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा। नदियों के किनारे खेत बने और खेतों से उठे पहले नगर। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार कैसे हुआ? जवाब है ब्रॉन्ज। यही कांसा था जिसने औजारों को मजबूत बनाया, खेती को आसान किया, युद्ध को संगठित किया और समाज को शक्ति और वर्गों में बांटा। इसी ब्रॉन्ज ने हड़प्पा की गलियों को गहनों और मूर्तियों से सजाया, जहां सुंदरता और कला हर घर का हिस्सा बन चुकी थी। यही धातु मिस्र के फराओं की कब्रों में गई और चीन के मंदिरों में देवताओं के नाम पर चढ़ाई गई। यह डॉक्यूमेंट्री आपको ले जाएगी 5000 साल पीछे, जहां ब्रॉन्ज सिर्फ धातु नहीं बल्कि सभ्यता का असली निर्माता था। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के आगे हम आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। साल था 1920। इराक की तपती रेत पर मजदूरों की टोलियां कुदाल और फावड़े चला रही थीं। उनकी देखरेख कर रहे थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर लियोनार्ड वूली। धीरे धीरे मिट्टी की परतें हटती गईं और सबकी आंखें चौंधिया गईं। सोने चांदी के गहनों से सजी कब्रें, लकड़ी के नहीं बल्कि धातु से बने रथ और सैनिकों के साथ दफनाए गए चमकते हथियार। वूली ने जब इन्हें उठाकर देखा तो समझ गए कि यह साधारण तांबा नहीं था। यह था तांबा और टिन का मिश्रण, ब्रॉन्ज। वही धातु जिसने इंसान के हाथ में पहली बार ऐसी ताकत थमा दी कि वह जंगल का शिकारी नहीं बल्कि साम्राज्य बनाने वाला शासक बन गया। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसका बीज बोया गया था हजारों साल पहले। अनातोलिया की धरती पर सातालहोयुक नाम की बस्ती में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे छोटे छोटे तांबे के मोती, करीब 7500 साल पुराने। ये सिर्फ कहने नहीं थे, बल्कि वह पल थे जब इंसान ने पहली बार पत्थर और हड्डी से आगे बढ़कर धातु की चमक को छुआ। और फिर करीब 3300 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की किसी भट्टी में एक कारीगर ने तांबे को गलाया और गलती से उसमें टिन मिला दिया। भट्टी से जो निकला वह तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और धारदार था। यही था पहला ब्रॉन्ज, एक ऐसा एलॉय जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन ब्रॉन्ज की असली ताकत सिर्फ औजारों और हथियारों तक सीमित नहीं रही। इसने इंसान को पहली बार गांव से उठाकर शहर बसाने का सपना दिया। दोस्तों, ऐसे रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री बनाने में महीनों की मेहनत लगती है। विभिन्न वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, लेकिन हम इन्हें आपके लिए जल्दी और स्मार्ट तरीके से लाते हैं, एआई और मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके। अगर आप भी ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तो आप हमारी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा हम जो डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे होते हैं उसका पूरा प्रोग्रेस और पीछे की असली कहानी, यानी कैसे रिसर्च होती है, कैसे विजुअल्स तैयार होते हैं, सब कुछ आप देख पाएंगे। साथ ही आपको मिलेगा एक लाइव चैट। वहां आप मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं। पहले 1000 ऑडियंस के लिए एक्चुअल प्राइस के आधा, उसके बाद यह प्राइस दुगुना हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस जर्नी में मेरे साथी बन जाइए। करीब 3000 ईसा पूर्व दुनिया के अलग अलग कोनों में ब्रॉन्ज की चमक से जगमगाते नगर खड़े होने लगे। मेसोपोटामिया में उरुक और उर जैसे नगर पहली बार नक्शे पर आए। ऊंचे ऊंचे जिगुराट मंदिर, बाजारों की चहल पहल और मजबूत किलाबंद दीवारें, ये सब ब्रॉन्ज के औजारों और तकनीक की ही देन थे। यहीं से अर्बन सिविलाइजेशन का असली जन्म हुआ, जिसे हमने इस मेसोपोटामिया सभ्यता वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया था। उधर मिस्र में फराओं ने अपनी शक्ति को अमर करने के लिए पिरामिड खड़े किए। इतने विशाल निर्माण जिन्हें संभव बनाया, और पूर्व की ओर चीन के शांग वंश में ब्रॉन्ज से बने भारी भरकम बर्तन और मूर्तियां राजाओं की ताकत और धर्म का प्रतीक बन गई। इतनी बारीक नक्काशी और इतना बड़ा पैमाना, ये सिर्फ ब्रॉन्ज की वजह से मुमकिन था। यानी चाहे पश्चिम एशिया की रेत हो, मिस्र के पिरामिड हो या चीन के राजमहल, हर जगह ब्रॉन्ज ने इंसान को यह सिखाया कि शहर केवल ईंट और मिट्टी से नहीं बल्कि धातु और तकनीक से भी बनते हैं। अब तक हमने देखा कि ब्रॉन्ज ने मेसोपोटामिया के नगरों को जन्म दिया, मिस्र के पिरामिडों को खड़ा किया और चीन के शांग वंश को शक्ति दी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कहानी केवल वहीं तक सीमित थी, या फिर हमारी अपनी धरती भारतीय उपमहाद्वीप की मिट्टी में भी 1921 पंजाब, जो अब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी खुदाई कर रहे थे, धीरे धीरे जमीन से ईंटों की बनी पुरानी बस्तियां सामने आने लगी। यही थी हड़प्पा की खोज। एक साल बाद 1922 में सिंध, आज के पाकिस्तान के लरकाना जिले में रखलदास बनर्जी ने खुदाई की और पाया मिट्टी के नीचे छुपा एक विशाल प्राचीन नगर।
यह था मोहेंजोदड़ो। इन दोनों खोजों को आगे बढ़ाया ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे के महानिदेशक जॉन मार्शल ने ही पहली बार दुनिया के सामने घोषणा की कि भारत की धरती पर भी एक प्राचीन अर्बन सिविलाइजेशन मौजूद थी जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट की बराबरी करती है, जिसे हमने इस सिविलाइजेशन के रहस्यों के पर्दाफाश करने के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। मोहेंजोदड़ो से मिली मशहूर डांसिंग गर्ल मूर्ति और सील्स मेसोपोटामिया की खुदाइयों में भी मिली हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि दोनों सिविलाइजेशन एक समय में थे और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से जुड़े हुए थे। लेकिन सवाल यह है, इन नगरों में रहने वाले लोग कौन थे, उनका परिवार कैसा था, उनका रोजमर्रा का जीवन किस रूप में गुजरता था, और सबसे अहम, ब्रॉन्ज की इस नई धातु ने उनके समाज को कैसे बदल दिया भी थी। और अगर हम बच्चों की दुनिया में झांकें तो हाथों में खेलने वाले मिट्टी के खिलौने दिखाई देते हैं, छोटी बैलगाड़ियां, जानवर, गुड़िया और यहाँ तक कि घुंघरू लगे पहिए। ये सब हमें बताता है कि ब्रॉन्ज एज की भाग दौड़ और कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी बचपन की मासूमियत जिंदा थी। लेकिन यह तस्वीर पूरी तरह सुखद नहीं थी। ब्रॉन्ज एज ने पहली बार समाज में इनइक्वालिटी की गहरी खाई भी पैदा कर दी। रॉयल टूम्स ऑफ ईयर, जो अब इराक में है, जहां की खुदाई में राजा और रानियों की कब्रें मिली, सोने, चांदी और कांसे के गहनों से लदी हुई। इतना ही नहीं, उनके साथ दर्जनों नौकर और सैनिक भी जिंदा दफनाए गए, मानो मृत्यु के बाद भी सेवा करते रहे। लेकिन इन्हीं कब्रिस्तानों के पास आम लोगों की साधारण कब्रें मिली, जहां न गहने थे, न धातु, सिर्फ मिट्टी और हड्डियां। ये स्पष्ट करता है कि ब्रॉन्ज ने इंसान को ताकत दी, पर उसी के साथ अमीर और गरीब की दूरी और गहरी हो गई। किसान खेत में हल चलाता था, कारीगर कांसा ढालता था, लेकिन सत्ता और वैभव का लाभ केवल राजा और कुलीन वर्ग को मिलता था। इतिहासकार जैरेड डायमंड लिखते हैं, खेती और धातु ने इंसान को भोजन और औजार दिए, पर यही मैन्युफैक्चरिंग सरप्लस धीरे धीरे इनइक्वालिटी और शोषण का कारण बना, जिसने अंततः हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की पतन के कारण बना, जो वीडियो के आगे पार्ट में मिलेगा। और यही हमें ले जाता है अगले सवाल की ओर, क्या ब्रॉन्ज एज के लोग केवल जीने और कमाने तक सीमित थे, या उन्होंने अपने देवताओं और आस्था की भी एक नई दुनिया बनाई? लेकिन सवाल ये है, इस समाज का पेट कैसे भरता था? लोग रोज क्या करते थे? ब्रॉन्ज की ताकत ने उनकी इकोनॉमी को कैसे बदल दिया? ब्रॉन्ज एज का सबसे बड़ा वरदान था कांस्य से बने हल, हंसिया और कुल्हाड़ियां। इन औजारों ने खेतों से अधिक अनाज निकाला। अब इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सरप्लस बनाने लगा। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की खुदाई में मिले विशाल अनाज भंडार और मेसोपोटामिया की गोदाम जैसी स्ट्रक्चर्स यही साबित करती है कि पहली बार इंसान ने भोजन को स्टोर करने और भविष्य की योजना बनाने की सोची। जब खेतों से सरप्लस निकला तो हर इंसान को किसान बने रहने की जरूरत नहीं रही। कोई कारीगर बना, कोई व्यापारी, कोई धातुगर। मोहेंजोदड़ो की गलियों से मिले कांसे के आईने, आभूषण और औजार बताते हैं कि स्पेशलाइजेशन समाज का हिस्सा बन चुका था। उसी तरह मेसोपोटामिया की कुम्हारगिरी और धातु शिल्पकला ब्रॉन्ज एज के पेशों की विविधता दिखाती है। लेकिन ब्रॉन्ज सिर्फ तांबा नहीं था, उसे बनाने के लिए टिन भी चाहिए था, और टिन हर जगह नहीं मिलता। यही कारण था कि इंसान ने पहली बार लंबी दूरी की यात्राएं और व्यापार शुरू किया। यह था मानव इतिहास का पहला ग्लोबल ट्रेडिंग नेटवर्क, और यही हमें ले जाता है अगले सवाल की ओर, क्या ब्रॉन्ज एज के लोग केवल जीने और कमाने तक सीमित थे, या उन्होंने अपने देवताओं और आस्था की भी एक नई दुनिया गढ़ी? जैसे आज हम मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, त्योहार मनाते हैं और अपने घरों में दीपक जलाते हैं, वैसे ही उस समय भी लोग ब्रॉन्ज को देवताओं तक पहुंचने का जरिया मानते थे। मेसोपोटामिया में लोग ऊंचे ऊंचे जिगुराट मंदिरों में जाते थे। यहाँ देवता आनु, एनकी और इनान्ना की पूजा होती थी। खुदाई में इन मंदिरों से कांसे के बर्तन और मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि ब्रॉन्ज को लोग सिर्फ खेत या युद्ध में ही नहीं, बल्कि देवताओं को भेंट चढ़ाने में भी इस्तेमाल करते थे। अब अपने भारत की बात करें। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की खुदाई में छोटे छोटे सील और मूर्तियां मिली। कुछ विद्वान इन्हें प्रोटोशिव कहते हैं, तो कुछ इन्हें फर्टिलिटी गॉड मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पूजा शायद बड़े बड़े मंदिरों में नहीं, बल्कि हर घर और हर गली में होती थी। मिस्र में ब्रॉन्ज का एक अलग ही महत्व था। फराओ मानते थे कि ब्रॉन्ज मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा की रक्षा करेगा, इसलिए उनकी कब्रों में कांसे के औजार, मूर्तियां और गहने रखे जाते थे। जैसे तूतनखामुन की कब्र से ब्रॉन्ज की कई चीजें मिली। ये मान्यता थी कि ब्रॉन्ज अगली दुनिया में भी उनके साथ जाएगा, और चीन के शांग वंश में ब्रॉन्ज पूजा का सबसे बड़ा साधन बन गया। अन्यांग की खुदाई से मिले भारी भरकम ब्रॉन्ज के बर्तन पूर्वजों की आत्मा के लिए बलि चढ़ाने में इस्तेमाल होते थे।
लेकिन सवाल ये है, क्या यह धातु केवल पूजा तक सीमित रही या इंसान ने इसे अपनी कला और सुंदरता में भी ढाल दिया? आइए अब देखते हैं ब्रॉन्ज एज की कला और संस्कृति। मोहेंजोदड़ो की खुदाई से मिली मशहूर डांसिंग गर्ल मूर्ति आज भी सबको हैरान कर देती है। सिर्फ 10 सेंटीमीटर की यह मूर्ति, लेकिन उसकी कमर की लचक और हाथों में कांसे के कड़े देखकर लगता है जैसे वह अभी आपके सामने नाच उठेगी। और सोचिए, आज से हजारों साल पहले लोग अपने बाल संवारने के लिए कांसे की कंघी और आईना इस्तेमाल करते थे। अब नजर डालिए मेसोपोटामिया पर। यहाँ कलाकारों ने कांसे की मूर्तियां और छोटी छोटी सील्स बनाई। इन सील्स पर देवताओं और राजाओं की तस्वीरें बनी होती थीं। ये सिर्फ बिजनेस का साधन नहीं थी, बल्कि यह थी आइडेंटिटी और पावर का प्रतीक। दोस्तों, आज हम मोबाइल, कंप्यूटर और रॉकेट पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 5000 साल पहले ब्रॉन्ज एज के लोग किस तरह की तकनीक और विज्ञान का इस्तेमाल करते थे? क्या उनकी दुनिया वाकई उतनी साधारण थी जितनी हम सोचते हैं? सबसे पहले बात करते हैं उस कला की जिसने इंसान को नेचर से आगे बढ़ा दिया, धातु गलाने और ढालने की कला। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि लगभग 3300 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया और अनातोलिया की भट्टियों में लोगों ने सीखा कि आग का तापमान कैसे बढ़ाया जाए। तांबे और टिन को पिघलाकर उन्होंने बनाया ब्रॉन्ज। यह न तांबे जितना मुलायम था, न पत्थर जितना भारी, बल्कि दोनों से कहीं ज्यादा मजबूत और काम का। यानी यह था इंसान के हाथ में पहला सुपर मटेरियल। और सबसे बाद ढलाई की कमाल तकनीक, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी। पहले मोम से आकृति बनाई जाती, फिर उसे मिट्टी से ढककर भट्टी में गर्म किया जाता। मोम पिघलकर बाहर निकल जाता और उसकी जगह पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता। इतनी बारीक और सुंदर आकृतियां कि देखकर आज भी आर्कियोलॉजिस्ट दंग रह जाते हैं। और इसी तकनीक से लोग बनाते थे कुल्हाड़ियां, हंसिया, तलवारें और तीरों की नोक। यानी ब्रॉन्ज ने खेत से लेकर युद्ध भूमि तक हर जगह इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। ब्रॉन्ज के हल और हंसियों ने खेती की तस्वीर ही बदल दी। अब खेतों से ज्यादा अन्न निकलने लगा। सिंधु घाटी की अनाज भंडार और मिस्र के विशाल अनाज घर इस सरप्लस की गवाही देते हैं। दोस्तों, जैसे ही इंसान ने ब्रॉन्ज को हथियार में ढाला, दुनिया ने पहली बार संगठित युद्ध का चेहरा देखा। अब लड़ाई सिर्फ शिकारी झुंडों की नहीं रही, बल्कि राजा और साम्राज्य की सेनाओं का खेल बन गई। मेसोपोटामिया की खुदाइयों में मिली ब्रॉन्ज की तलवारें, भाले और ढाल बताते हैं कि हर शहर राज्य की सेना इनसे सुसज्जित थी। सबसे बड़ी ताकत थी युद्ध रथ, जिनके पहियों पर कांसे की परत चढ़ी होती थी। ये रथ दुश्मनों को डराने और मैदान में तेजी से वार करने का जरिया थे। मिस्र में फराओ की सेनाएं भी कांसे से लैस थीं। सबसे मशहूर उदाहरण है बैटल ऑफ मेगिडो, जो 1457 ईसा पूर्व लड़ा गया था। यह इतिहास की पहली रिकॉर्डेड लड़ाई मानी जाती है। यहाँ फराओ तुतमोसिस तृतीय ने कांस्य के हथियारों और रथों की मदद से बड़ी जीत हासिल की। यूरोप में भी इसके सबूत मिले हैं। जर्मनी की टॉलेंस वैली की खुदाई में हजारों कंकाल, ब्रॉन्ज की तलवारें और तीरों की नोक मिली। आर्कियोलॉजिस्ट थॉमस टरबर्गर मानते हैं कि यह ब्रॉन्ज एज का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र था। भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़े युद्धों के सीधे सबूत तो नहीं मिले, लेकिन मोहेंजोदड़ो और हरापा से मिले ब्रॉन्ज औजार, डिफेंसिव दीवारें और किलेबंदी यह जरूर दिखाती हैं कि लोग बाहरी खतरों से सावधान थे। लेकिन दोस्तों, कहानी में आया नया ट्विस्ट। जिस धातु ने इंसान को जंगलों से निकालकर गांव से शहर और शहर से साम्राज्य तक पहुंचाया, उसी ब्रॉन्ज ने एक दिन उसके विनाश के द्वार भी खोल दिए। करीब 1200 ईसा पूर्व दुनिया ने इतिहास का पहला ग्लोबल कोलैप्स देखा। एक एक करके ग्रेट सिविलाइजेशंस ढहने लगी। मेसोपोटामिया के नगर खाली हो गए। हिट्टाइट साम्राज्य राख में बदल गया। ग्रीस की माइसेनियन सभ्यता का अंत हो गया। खुदाइयों में मिली जली हुई इमारतें, गिरी हुई दीवारें और वीरान बस्तियां ये सब बताते हैं कि यह कोई छोटा संकट नहीं था, बल्कि पूरी ब्रॉन्ज एज दुनिया की नींव हिल गई थी। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कुछ कहते हैं ये सब सी पीपल्स की वजह से हुआ, जो एक रहस्यमयी समुद्री जाति जिन्होंने साम्राज्यों पर हमला किया और उन्हें तहस नहस कर दिया। लेकिन सी पीपल्स कौन थे, कहां से आए थे, यह आज भी एक पहेली है। दूसरे विद्वान कहते हैं इस पतन की जड़ थी सूखा और क्लाइमेट चेंज। खेती बर्बाद हुई, लोग भूखे मरने लगे और जब बिजनेस टूट गया तो साम्राज्य भी डगमगा गए। सबसे बड़ा झटका था टिन की कमी, क्योंकि ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन जरूरी था। जब टिन की आपूर्ति बंद हो गई तो ब्रॉन्ज बनाना असंभव हो गया। सोचिए, पूरी सभ्यता की ताकत जिस धातु पर टिकी थी वही अचानक गायब हो गई। इतिहासकार एरिक क्लाइन अपनी किताब
1177 बीसी में लिखते हैं। यह केवल एक साम्राज्य का पतन नहीं था, बल्कि पूरी इंटरकनेक्टेड दुनिया का ढहना था। और दोस्तों, सिंधु घाटी का पतन भी इसी कड़ी का हिस्सा था। करीब 1900 ईसा पूर्व जब नदियां अपना रास्ता बदलने लगी, खेती बिगड़ गई और व्यापार टूट गया, तो यह महान सभ्यता भी धीरे धीरे बिखर गई, जिसे आप और इस सभ्यता के फलते फूलते कहानी को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लेकिन इतिहास यही नहीं रुका। ब्रॉन्ज एज का अंत ही आयरन एज की शुरुआत था, और इसी नए दौर में भारत में जन्म लिए जनपद छोटे छोटे राज्यों के रूप में। फिर समय के साथ यही जनपद बढ़कर बने महाजनपद, जिनमें से सबसे शक्तिशाली था मगध, जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप चाहते हैं कि हम आयरन एज और महाजनपदों की इस रोमांचक कहानी के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाएं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए महाजनपद। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर पृथ्वी पर जीवन का बीज कैसे पड़ा और किस रहस्यमयी शक्ति ने इस धरती को जीवन और विविधता से भर दिया, तो मेरा इस खास डॉक्यूमेंट्री वीडियो जरूर देखिए। मैं वहीं आपसे मिलता हूँ।